वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने किया था प्रोटेस्ट्स एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जिसमें हमने 3 टाइप्स किए थे, पेजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स एंड वुमेन्स मूवमेंट्स। तो वो पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया। आज हम शुरू करेंगे सोशल रिफॉर्म्स कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो सोशल रिफॉर्म्स शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि उस एरिया में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं। फर्स्ट वी हैव इज 2024 का ये सवाल, लास्ट ईयर ये सवाल आया आपका। एंड ये सवाल कहता है हाईलाइट द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो सारे सवाल ना इस पोर्शन में से ऐसे ही आते हैं। बहुत इजी एरिया है, बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम इस एरिया में ये होती है कि जो एस्पिरेंट्स हैं दे राइट, ये इस टॉपिक को इतना लाइटली ले लेते हैं कि दैट दे राइट इट फ्रॉम अ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ योर जीएस। मॉडर्न हिस्ट्री के एंगल से लिखते हैं आंसर्स, जबकि ये जो टॉपिक है ये आपका सोशो का है, पेपर 2 का। ठीक है, सो आपको यहाँ जो आंसर आप जीएस में लिख के आओगे वो आप यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसा आंसर आप सोशल में लिख के आओगे आपको बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज नंबर मिलेंगे। टू मेक इट अ सोशोलॉजिकल आंसर क्या क्या ऐड करना है आपको? यू हैव टू ऐड, आपको थिंकर्स ऐड करने होंगे जिन्होंने स्टडीज करी हैं सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पे। ठीक है, इंडियन थिंकर्स मोस्टली। देन यू हैव टू एनालाइज देम फ्रॉम सोशोलॉजिकल एंगल, इन द सेंस दैट आपको बताना है कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, वाई डिड दे कम, वाई डिड दे इमर्ज, क्या ऐसी चीज़ें थी, कैसी सोसाइटी थी वहाँ पे कि ये इमर्ज हुई। फिर आपको बताना है कि उनकी लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है, फिर आपको बताना है कि उनके कंट्रीब्यूशन का क्या थी। कंट्रीब्यूशन कैन बी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज वेल, एंड उसका कंटेम्प्रेरी कंट्रीब्यूशन क्या है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। ठीक है, तो जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या करते हो, यू फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फोकस होता है। ठीक है, या फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक है, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन थी इनकी। हमें फ्रीडम स्ट्रगल से इतना लिंक नहीं है, हमें लिंक है सोशल रिफॉर्म्स के अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या वो सोसाइटी से कैसे लिंक्ड है, सोशो पॉलिटिकल या सोशोलॉजिकल इश्यूज से कैसे जुड़ी हुई है ये चीज़ें। ठीक है, द पॉइंट्स विच हेल्प अस अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम इन अ बेटर वे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोटा मोटा जो सवाल यहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछ ली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की। सेकंड देखो 2020 का 10 नंबर का सती के बारे में। जब आप सोशल रिफॉर्म्स पढ़ोगे सबसे पहला जो आप सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ोगे वो सती पढ़ोगे। तो इट्स वेरी डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, सती के बारे में पूछ लिया। 17 में उन्होंने पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के उस टाइम पे, एंड 2 ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में बताओ, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। आज के सेशन में ये हम पढ़ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। फिर बोल रहा है हाउ हैव सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन कॉलोनियल कंट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से, या मॉडर्नाइजेशन, उस टाइम पे जो मॉडर्नाइजेशन चल रही थी पूरे वर्ल्ड में उससे कैसे लिंक है उसका, उसमें उसकी इंडिया की मॉडर्नाइजेशन में कैसे लिंक था उसका। ठीक है, तो दीज आर वेरी इजी प्रिडिक्टेबल questions provided you have covered this topic from a sociological angle, not from a GS angle. ठीक है, तो ये with this understanding let's start today's session. हम पढ़ने जा रहे हैं social reforms. अब सोशल रिफॉर्म्स जब पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है कि व्हाट आर सोशल रिफॉर्म्स। फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन इट्स डेफिनेशन। होते क्या है सोशल रिफॉर्म्स?
सोशोलॉजी में जब आप कोई भी सवाल आता है उसमें जो टर्म होती है उसको आप डिफाइन करेंगे. सो वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑन सोशल रिफॉर्म्स, वेदर इट्स अ 10 मार्कर और अ 20 मार्कर, यू वुड स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, प्रेफरेबली गिवन बाय सम थिंकर. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई घनश्याम शाह ने कहा है, घनश्याम शाह has defined social reforms during colonial period as movements जिन्होंने उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चैलेंज नहीं किया उस टाइम का. ठीक है, दे डिड नॉट टच their aim was not to reform political structure, but they wanted to bring some changes within the existing socio-political structure. socio-political स्ट्रक्चर का कहने का क्या मतलब है? देखो, व्हेन आई से कि दे डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर विद द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दे ये नहीं कह रहे थे कि भारत छोड़ो. ठीक है, ये नहीं कह रहे थे कि ब्रिटिश रूल मुर्दाबाद या ब्रिटिश को भगाओ. व्हाट दे वर सेइंग, ये कर रहे थे सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश. यानी कि ये सोशो पॉलिटिकल कहने का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है. फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसका भी इम्पैक्ट है डायरेक्ट, बट उसको हम फाइनेंशियल एंगल से या इकोनॉमिक एंगल से बोलते हैं. जो हमारी मान लो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स हो गई या विमेन हो गई, जहाँ पे पीपल, लोगों के नाम पे है ये मिनिस्ट्रीज, या SC/STs के लिए हो गई, माइनॉरिटीज़ के लिए हो गई. दिज आर मिनिस्ट्रीज ऑन द नेम्स ऑफ डेमोग्राफीज. लोगों की जो कैटेगरीज हैं सोसाइटी में, ठीक है, लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनके नाम पे ये मिनिस्ट्रीज का नाम है. तो दिस इज सोशल, ये बात कर रहे हैं, दिस इज सोशो पॉलिटिकल. ये मिनिस्ट्रीज हैं सोशो पॉलिटिकल. तो इसी में हम जब सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के चेंज की बात कर रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग कि भाई आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जो सोशल इश्यूज डायरेक्ट लिंक्ड हैं, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपके एक्ट्स हो गए, उससे जो सोशल इश्यूज डायरेक्ट लिंक्ड हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू लेजिटिमेट मीन्स दैट यू ट्राई टू रिफॉर्म दीज इश्यूज. ये जो रिफॉर्मर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ये क्या करते थे? ये वर इन गुड टर्म्स एज इन दे यूज टू रिक्वेस्ट और प्ली या बातचीत, मीटिंग्स होती थी इनकी ब्रिटिशर्स के साथ कि भाई हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, सती को बैन कर दो, सती बैन. ठीक है, तो वेरी लेजिटिमेट मीन्स ये कोई ऐसे गुरिल्ला एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे थे, ये कोई इन्होंने वेपन्स नहीं उठाए थे, ये डायरेक्टली, और ये कोई ऐसे प्रोटेस्ट या कोई धरने पे नहीं बैठते थे. दे वर वेरी मच यूजिंग लेजिटिमेट मीन्स. आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टेल यू राइट नाउ इज व्हाट इज अ सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सो दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. उसमें चेंज लेके आना चाह रहे थे. ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे थे. तो आउटराइटली हम किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या सोसाइटी को भी, आउटराइटली हम सोसाइटी को भी बदलना नहीं चाह रहे कि भाई हिंदू धर्म ही ख़त्म कर दो. ठीक है, बट उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिफॉर्म्स करो, उनको चेंज करो, उनको निकालो. ठीक है, तो दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय घनश्याम शाह. अब बी पार्ट पे जब हम आते हैं तब हम बात करते हैं कि व्हाट दे ट्राइड टू डू, उनके गोल्स क्या थे. ठीक है, उनके टारगेट्स क्या थे या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के. तो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, मैंने आपको बता दे वर ट्राइंग टू चेंज दी सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. घनश्याम शाह ने कहा है
इसको और अगर हम डेप्थ में पढ़े तो दे अटेम्प्टेड टू ब्रिंग अ चेंज इन दी वैल्यू सिस्टम। आपकी जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो जिस वैल्यू सिस्टम पे आधारित है, जिस वैल्यू सिस्टम को, जिस बिलीफ सिस्टम को मानता है, उसमें हम चेंज लाना चाह रहे हैं, बट नॉट द एंटायर वैल्यू सिस्टम। द वैल्यू सिस्टम जिसमें आपकी बिलीव्स जो हैं वो दे आर नॉट अलाइंड विद मॉडर्निटी, जो मॉडर्न नहीं है, ठीक है, जो आपके डॉगमास हैं जो रैशनल नहीं है। मॉडर्न जब मैं बोलती हूँ कि मॉडर्निटी या मॉडर्न, अब डायरेक्टली इसका ये मतलब समझो कि जो रैशनल नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है, जो हम अंधे बिना किसी क्वेश्चनिंग के हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा वो वाला वैल्यू, नॉट द एंटायर वैल्यू सिस्टम ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ओनली द वन विच हैज़ प्रॉब्लम्स, ओनली द वन। मान लो ये वैल्यू सिस्टम है जिसने, हमने पहले भी बात करी थी, जिसने पूरे स्ट्रक्चर को गोंद की तरह जोड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, गम से हमने, सीमेंट से हमने पूरा स्ट्रक्चर को, ढांचे को चिपकाया है। उस गोंद को, उस सीमेंट को हम बोल रहे हैं वैल्यू सिस्टम। अब उसमें जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, मान लो यहाँ प्रॉब्लम है, मरम्मत की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उन्होंने चेंज ला दिया। यहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत है तो यहाँ पे उन्होंने चेंज की बात करी कि भाई देखो यहाँ पे विमेन का ऑपरेशन हो रहा है, इसको चेंज करो। यहाँ पे विडो रीमैरिज का इशू है, इसको चेंज करो। यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको चेंज करो। सो they were not trying to outrightly reject the entire value system। उसमें जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं कहीं कहीं, उसको आप रिफॉर्म कीजिए। वैल्यू सिस्टम विच इज़ नॉट मॉडर्न, विच इज़ ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट मतलब जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो बिना किसी सवाल जवाब के, ठीक है। सो मॉडर्निटी की तरफ हम अपना वैल्यू सिस्टम ये लेके आना चाह रहे थे कि हमारा वैल्यू सिस्टम जो हो वो मॉडर्न हो। मॉडर्निटी की भी अब हम आगे बात करेंगे कि मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है। 3 बेसिक ट्रेट्स होते हैं मॉडर्निटी के, दैट इज, 1 इज यूनिवर्सलिज्म, कोई भेदभाव नहीं, कोई मामा चाचा ताया के बेटे को फेवर नहीं, यूनिवर्सलिज्म, ठीक है। दूसरा होता है रैशनलिज्म। अगर आप लॉजिकली मेरे को बता दो कि बिल्ली रास्ता काटती है तो मुझे थोड़ी देर रुक के जाना चाहिए कि काली बिल्ली का मेरी लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर मैं उसको रैशनली आप मेरे को बता दो, जो मेरे को समझ में आए, जो मेरे दिमाग को समझ में आए, देन दैट इज़ अ मॉडर्न वैल्यू, दैट इज़ अ मॉडर्न बिलीफ सिस्टम, ठीक है। या फिर अगर आप मेरे को रैशनली बता दो कि आपकी फ़ोटो महाकुंभ में अगर किसी ने 2100 रुपये दे के गंगा में स्नान करवा दिया है तो उससे आपके पाप धुल जाएंगे या आपका तीर्थ कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज़ रैशनल वैल्यू। प्रूव कर दो लॉजिक से, रैशनैलिटी से, ठीक है, रीजनिंग से, ठीक है। थर्ड आपकी वैल्यू है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मीन्स अगर आप ऐसी कोई आपके सोसाइटी में प्रथा है जो विच ओप्रेसेस ह्यूमंस, विमेन, दलित्स, ठीक है, ट्राइब्स, व्हाटएवर, जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, जो मानवतावाद के अगेंस्ट है, वो भी मॉडर्न वैल्यू आपकी नहीं है। तो उन वैल्यूज़ को आप मॉडर्न बनाइए, ठीक है। सो दिस वॉज देयर ऑब्जेक्टिव। हम जब ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव यही आता है कि दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द वैल्यू सिस्टम, जो कि मॉडर्न नहीं था, जो कि ऑब्सक्यूरेंटिस्ट था, जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऐसी थी जो इन चीज़ों पे खरी नहीं उतरती है, ठीक है। सेकंड हम इसमें बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में जब हम बात कर रहे हैं तो 2 टाइप के एरियाज में दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज।
फर्स्ट इज सोशल स्फीयर, सोशल रिफॉर्म है, नाम में ये सोशल है तो सोशल स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड इज योर रिलीजियस स्फीयर। ठीक है, अब थोड़े से, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी इट सेल्फ इज हाईली रिलीजियस, तो ये लिंकेज आ जाएगी, बट इनको हम सेपरेटली, रिलीजियस स्फीयर मतलब स्ट्रिक्टली विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, रिलीजन के अंदर जो सोशल इम्पैक्ट है वो हम यहाँ पे बात कर लेंगे, जैसे कि कास्ट अबॉलिशन लेके आना चाह रहे थे ये, दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब कास्ट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन, बट ये हम अलग से सोशल स्फीयर में डाल रहे हैं। देन इक्वल राइट्स फॉर विमेन, विमेन राइट्स की बात कर रहे थे ये। देन दे वर कैंपेनिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज खत्म होनी चाहिए। एंड देन दे वर vehemently against any kind of inequalities, whether it's a social inequality, लीगल इनइक्वालिटी, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी के अगेंस्ट। ऐसे आप मॉडर्न हिस्ट्री से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि किस किस चीज़ों पे क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, किस किस एंगल्स पे ये बात कर रहे थे। रिलीजियस फियर की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, जादू टोना जो आप फॉलो करते हो, ब्लैक मैजिक, आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट ये आवाज़ उठाते थे, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे ये, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे, प्रमोट नहीं कर रहे थे। पॉलीथिज्म यानी भगवान बहुत सारे हैं, भगवान, दे प्रमोटेड मोनोथिज्म, भगवान एक है, ठीक है, तो इस चीज़ के भी अगेंस्ट थे। फिर one very important thing which they were fighting against, जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, what that was hereditary priesthood, they were against hereditary priesthood। जो पादरी है या जो पंडित है मंदिर में, it should be a qualified पंडित, that priesthood should be earned। जैसे आप डॉक्टर बनते हो तो उसके लिए डिग्री करते हो पहले कंप्लीट, तो इट शुड बी अर्नड, इसकी भी एक डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स हो, ठीक है। इससे एक तो इन्होंने इंश्योर किया कि जो भी कोई पंडित बन रहा है, ऐसा नहीं कि जैसे उसके बाप दादा पंडित हैं तो वो ऑटोमेटिकली पंडित बन रहा है, बट सोसाइटी सीज कि उसको कुछ आता नहीं है। एक तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, दूसरी चीज़ to open the doors for non-Brahmins as well। अगर एक नॉन ब्राह्मण है जो सब उसको वेदों का ज्ञान है, सब रिचुअल्स का ज्ञान है, तो he can also fulfill the duties of a priest। This was a solution to the problem of high dependency on priests। क्या है, ब्राह्मण दलित के घर तो नहीं जाते हैं उनकी शादियां करवाने, बट वो डिपेंडेंट है, दलित डिपेंडेंट है या लोअर कास्ट डिपेंडेंट है, तो लोअर कास्ट अगर वो खुद पढ़ लिख कर ये रिचुअल्स और ये सब पढ़ लिख कर वो खुद एक प्रीस्ट की, दलित समाज में से ही कुछ पढ़ लिख कर कोई इंसान अगर अपना वो, उनको टेम्पल्स का एक्सेस भी नहीं है, दलित्स को दे डोंट हैव एक्सेस टू टेम्पल्स, छोड़ो उनको सभी कम्युनिटीज़ का एक्सेस नहीं है, ठीक है, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो वो उनकी शादियाँ या उनके घर जब बच्चा होता है तब पूजा पाठ कौन करेगा, यज्ञ कौन करेगा, या कोई किसी की डेथ होती है तो वो सेरेमनी में वो सेरेमनी कौन कंप्लीट करेगा। तो ये सेरेमोनियल ड्यूटीज़ अगर दलित का ही एक इंसान ये सब सेरेमनीज को पढ़ के ये डिग्री अर्न करके प्रीस्ट बन जाए तो वो उनकी ब्राह्मणों पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। सो ये हेरिडिटरी प्रीस्टहुड के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का मेन मुद्दा ये था, ठीक है। अब हम तो दीज वर द टू एरियाज, सोशल स्फीयर
एंड रिलीजियस फियर, जहाँ पे ये मेन काम कर रहे थे, जहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। थर्ड चीज़ क्या थी? थर्ड एरिया ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स के अंदर हम देखते हैं कि दे फॉलोड लेजिटिमेट मीन्स। लेजिटिमेट मीन्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि ये जंगलों में छुप के गोरिल्ला वॉर्स कर रहे हैं, जैसे हमने ट्राइबल मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में देखा था कि वो अपने तीरों से वार कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई वायलेंस नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, कोई खून खराबा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेजिटिमेट मीन्स बातचीत से, आग्रह से, मीटिंग्स करके, रिक्वेस्ट करके, प्लीज़ डाल के उनको समझा के भाई हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके अगेंस्ट आप एक लॉ लेके आइए, ठीक है। सो दे वर फॉलोइंग लेजिटिमेट मीन्स एंड इसका फाइनली इनको रिजल्ट क्या मिलता है कि सूनर और लेटर इनके जो एफर्ट्स को लीगल बैकिंग मिली। कैसे कैसे लीगल बैकिंग मिली? बैनिंग ऑफ सती इन 1829, सती बैन होती है, ठीक है। फिर डिवोर्स एक्ट आता है 1869 में, डिवोर्स को लीगल बैकिंग मिलती है, यू कैन टेक डिवोर्स, ठीक है। तो दीज वर गुड इनिशिएटिव्स जो सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू लीगल एक्ट्स के रूप में, जो एक्ट्स के रूप में उभरे, सोशल रिफॉर्म्स का एक उसको लीगल बैकिंग मिली। सो दिस वॉज अ ग्रेट जो आगे भी इन चीज़ों का हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ बहुत बहुत बड़ा लिंक है, ठीक है। अगर ये लीगल बैकिंग में कन्वर्ट ना होते, अगर सिर्फ सोशल लेवल पे रह जाते, तो शायद आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। वंस यू गेट अ लीगल बैकिंग, इट बिकम्स परमानेंट, इट गेट्स इनटू द बुक्स ऑफ योर एक्ट्स, राइट। तो ये इसका इफेक्ट आने वाली सदियों सदियों तक रहता है। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सी पार्ट पर चलते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर सोशल रिफॉर्म्स। इनका भाई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या था, डिफरेंट कैसे थे, यूएसपी क्या था इनका? देखो, अब सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट्स, कुरीतियों के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी हिंदू सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट पहले भी बहुत सारे मूवमेंट्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल भक्ति मूवमेंट, कबीर जी का नाम सुना है आपने, आपने बाबा नानक का नाम सुना है। सूफी मूवमेंट, इन्होंने भी हमारी समाज में जो बुराइयां थी, वेदर यू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन, वेदर यू टॉक अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वेदर यू टॉक अबाउट क्लास डिस्क्रिमिनेशन, इन सब प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट इन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। बट हाउ वर द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ colonial period different from the earlier social reform movements such as Bhakti and Sufi? देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि बहुत ही बेसिक, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं कि भाई दीज मूवमेंट्स कॉलोनियल पीरियड है, तो मिडिल क्लास लीड कर रही थी। दीज आर जस्ट ट्रेड्स, आई वोंट से दीज आर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स। वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। अगर मिडिल क्लास सूफी मूवमेंट के टाइम पे नहीं थी तो हाउ कैन इट लीड सूफी मूवमेंट? बट जो ट्रेड्स हैं, जो यूनिक ट्रेड्स थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, फर्स्ट तो इट वाज लेड बाय मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास लीड कर रही थी। इसका आगे लिंक आएगा, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मिडिल क्लास आपका एक फुल फ्लेजेड चैप्टर भी है इन पेपर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ेंगे हम। बट दे वर लेड बाय मिडिल क्लास, एंड मिडिल क्लास का राइज आपका ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे ही हुआ है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले कोई मिडिल क्लास नहीं होती थी भारत में, ठीक है। दूसरा था ट्रेड्स बता रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम आगे थोड़ा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इनके साथ। दूसरा था कि दे वर बाय प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। अंग्रेज आए हैं सोसाइटी में, अलग अलग चीज़ें लेके आए हैं यहाँ पे,
इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीरियन सिस्टम हिला के रख दिया है, अपना लीगल सिस्टम लेके आए, रूल ऑफ लॉ लेके आए हैं, इतने बड़े लेवल पे जो चेंज लेके आए हैं, एजुकेशन सिस्टम लेके आए हैं। तो ब्रिटिश जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था लेड बाय लॉर्ड मैकॉले, उसका भी एक बहुत बड़ा बाय प्रोडक्ट था। एंड वन मोर थिंग वाज, जो वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स से जो बाहर पढ़ के आए थे, फॉर एग्जांपल गांधी जी बाहर पढ़ के आए थे, अंबेडकर बाहर पढ़ के आए थे, नेहरू बाहर पढ़ के आए थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बाहर से पढ़ के लोग आए हुए थे, वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स थे। सी दे हेल्ड द लीडरशिप ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। एक तो ये था, एंड दूसरा था कि ये रिफॉर्म्स लीगली वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूलर्स। ठीक है, अब देखो, तपन राय चौधरी कहते हैं कि, एक ट्रेड बता रही हूँ, ये कहते हैं कि जो ये मूवमेंट्स थे, सोशल रिफॉर्म्स जो थे, दे वर पार्टली अ रिस्पॉन्स टू अ चैलेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ब्रिटिशर्स हमें क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि ये तो इंडियन सोसाइटी इज इंफीरियर, बैकवर्ड, वाइट मैन्स बर्डन है, हमने ठेका लिया है इनको सिविलाइज्ड बनाने का। ठीक है, तो ये जो हीन भावना ब्रिटिशर्स ने पैदा करी कि गोरी गोरी चमड़ी वाले ज़्यादा हाई स्टेटस होता है, जो काली चमड़ी वाले, रेस के लेवल पे भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। ठीक है, तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन्होंने हमारी सोसाइटी में पैदा किया, ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे, ये पार्टली इसके अगेंस्ट एक आवाज़ थी, इसको काटने के लिए, कि भाई देखो, सोशल रिफॉर्म्स के दो पहलू हैं। दो पहलू क्या हैं? एक तो भाई कि हमें हिंदू ट्रेडिशन में या हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आना है, यानी कि जो गलत चीज़ें उसको हटाना है, वेदर ये सती है या डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये तो हो गया बुराइयों को हटाने वाली बात। एक उनका एस्पेक्ट था कि हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है, वी शुड रिमेंबर इट एंड वी शुड celebrate it, we should be proud of it, the feeling of pride should be there। ठीक है, तो ये जो सोशल रिफॉर्म्स थे, इसका जो ये वाला पार्ट है, इनफैक्ट ये वाला भी, दोनों ही, ये दीज आर पार्शली रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। उनको भी इंसानियत के नाते भी उन्होंने ये चेंजेस लेके आए, बट दिस वॉज पार्टली रिस्पॉन्स टू दिस ऑल्सो, कि भाई ये जो हमारे बारे में इतना बुरा भला कह रहे हैं, जो इंडियन सोसाइटी में जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जगा दिया, तो हाउ विल वी फाइट अगेंस्ट देम ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल? तो हमें अपनी ग्लोरी को, अपने आत्मसम्मान को जगाने के लिए भी इन्होंने ये एजेंडास लेके आए। ठीक है, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बात करी है आपके देवर डिफरेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो भाई देखो, सतीश सब्बरवाल क्या बोलते हैं कि भाई 3 तरीके से हम डिफरेंट थे जो सोशल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। फर्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इसका? जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड थे। हम बात कर रहे हैं आर्य समाज मूवमेंट की, जो 1879 में आया, 75 में आया। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मो समाज मूवमेंट की, जो आया 1828 में। ठीक है, इनकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? इनकी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि इनके ऑफिसेस थे, इनकी ब्रांचेस थी,
इनके एजेंडास थे, गोल्स थे, अगले 10 दिन में क्या करना है, अगले मीटिंग्स हो रही हैं इनकी, ठीक है, एडमिशन मेंबरशिप के भी क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज हैं। तो इनका बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी एज कंपेयर टू भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। दे वर नॉट दैट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो होगी पहली चीज़, स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ ये थी कि इनका मेन फोकस था स्पिरिचुअल। भगवान, बाबा नानक क्या करते हैं, भगवान, सिमरन, भजन, कीर्तन, भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, जुड़ना है थ्रू भगवान का नाम लेके। ये स्पिरिचुअल नहीं थे, दे वर फोकस्ड ऑन सोशल इश्यूज। इसमें भी सोशल एंगल आया है व्हेन वी टॉक अबाउट कबीर, व्हेन वी टॉक अबाउट बाबा नानक, जिन्होंने बुराइयों के अगेंस्ट, सुपरस्टिशन के अगेंस्ट बात करी है, रिचुअलिज्म के अगेंस्ट बात करी है, कर्म कांडों के अगेंस्ट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, विमेन की जो समाज में स्थिति थी उसके अगेंस्ट। बट दिस वॉज अ पार्शल पार्ट ऑफ इट, मेन था स्पिरिचुअल, ठीक है। इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, भगवान से ये बात कर रहे हैं सीधा सीधा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको सुधारो, ठीक है। तो दीज वर द टू मेन डिफरेंसेस विच सेट दीज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स डिफरेंट, दे वर डिफरेंट फ्रॉम भक्ति और सूफी मूवमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया है कि हाउ वर दे डिफरेंट। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड हम बात करते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाई अब ब्रिटिश के टाइम पे जो कम्युनिकेशन के मोड्स आए हैं, दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी अदर टाइम, राइट। तो इस टाइम पे जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन they had, it was totally different from Bhakti Sufi movements of the previous times. For example, they used printing press, ठीक है। इन्होंने यूज़ किया माइक, इन्होंने यूज़ किया टेलीफोन, इन्होंने टेलीफोन उस टाइम आया था, टेलीग्राफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनका कम्युनिकेशन का ज़रिया थी, रेलवेज। तो दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू होल्ड मीटिंग्स, कम्युनिकेट, ऑर्गेनाइज, ठीक है। इनके जो ऑफिसेस थे वहाँ से ट्रेन के थ्रू ये जाते थे, टेलीग्राफ के थ्रू, तार के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। एंड दे वर अ प्लेटफॉर्म, इनकी जो लाइब्रेरीज में भी जो बड़ी बड़ी डिबेट्स होती थी, न्यूज़पेपर्स लेके ये पढ़ते थे और फिर डिबेट करते थे, ये भी इट वाज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, ठीक है। आपने पढ़ा है ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में। थर्ड थिंग विच, ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडिंग ये है कि देयर मॉडर्न। Why were they modern? Why? How can we call them modern? How were they modern? As in, how were they different from earlier movements? Because they were modern in terms of these things. तीसरी आपकी बात आती है नेचर ऑफ आइडियाज। आइडियाज जो थे, अब देखो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होम मेकिंग? ये जो इनके आइडियाज़ थे ना, ये आज की तारीख में लोग भूल चुके हैं, ठीक है। क्यों? वन रीज़न इज़ लीगल बैकिंग। अगर इन आइडियाज़ को आप दे देते, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिख देते, किसी एक्ट में लिख देते, तो शायद अभी तक रहती। होम मेकिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रोल ऑफ अ होम मेकर? होम मेकर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? आपकी मम्मी, आप में से काफ़ी लोगों की मम्मियाँ होम मेकर हैं, क्या रोल होता है उसका, ठीक है, क्या बताओ। देखो, होम मेकर का इन्होंने एक नया रोल निकाला था सोशल रिफॉर्मर्स ने।
हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, वो ये बोलती है कि भाई हाँ, घर की जो रिलीजियस वैल्यूज़, भगवान का नाम लेना है, या आपकी जो ट्रेडिशनल घर की वैल्यूज़ हैं जो आपके घर में चलती हैं, उनकी इनकलकेशन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पालन पोषण में, मैनर सिखाने हैं, थैंक यू सॉरी बोलना सिखाना है, या जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो उसका पूजा पाठ करना सिखाना है, या आपके घर में जो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, वेदर इट्स नवरात्रे, वेदर इट्स दुर्गा पूजा, वो सब आप सिखाते हो बच्चों को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इन्होंने चेंज करी, ये दे मेड इट मॉडर्न। उसने बोला कि जो होम मेकर का रोल है, इट इज़ नॉट दिस इज़ अ पैसिव रोल, जो आपके आ रहा है वो आप आगे पास ऑन कर रहे हो, व्हाट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज होम मेकर। उसने बोला कि जो मदर की कॉन्ट्रीब्यूशन है, या फादर की तो चलो उस टाइम नहीं होती थी, मदर एज अ होम मेकर, उसका रोल है चिल्ड्रन की क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? द राइट टू क्वेश्चन। मन में सवाल है, पूछो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, पूछो। ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करने की ताकत, ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करने की हिम्मत लेके आओ। अगर मुझे लगता है कि फास्टिंग करना, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन या वुमेन हु आर नॉट हेल्दी, या एक्सट्रीम फास्टिंग कर रहे हो जो मेडिकली आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप उसको क्वेश्चन करो। तो ये क्वेश्चन करने की ताकत, ये कॉन्फिडेंस चिल्ड्रन में, बच्चों में जगाना, ये एक माँ का धर्म है, ये एक माँ का कर्तव्य है। दीज वर द न्यू आइडियाज़, दीज वर द मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ अ होम मेकर, ठीक है। फिर डॉटर्स के रिस्पेक्ट में भी देख लो, डॉटर्स को आज मदर क्या सिखा रही है? आपकी तो एक दिन शादी हो जानी है, घर के कामकाज सीख लीजिए, ठीक है, तुम ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी। बट यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू आइडियाज़, मॉडर्न आइडियाज़, मदर का या फादर का भी ये रोल था कि यू फोकस ऑन देयर एजुकेशन। देखो, एजुकेशन का उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली औरत की एजुकेशन पे। दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंग एट दैट टाइम, कि भाई आपको पढ़ना लिखना है, आपको अपने फ्यूचर की चिंता करनी है, आपको एक कमाने का ज़रिया आपका होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपको आपका करियर जो है, व्हेन यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, डोंट थिंक इट इन टर्म्स ऑफ योर हस्बैंड, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्यूचर की भी सोचिए आप बात, whether you want to become a doctor or a teacher or an astronaut, whatever, और political participation करनी है, you want to become a नेता, तो इन सब चीज़ों की इनकलकेशन कौन करेगा? मदर करेगी या फादर करेगा? पेरेंट्स करेंगे। तो दीज वर द न्यू आइडियाज़, दिस वॉज द न्यू डेफिनेशन ऑफ अ होम मेकर, जो घर को बनाती है, घर में जो लोग पल रहे हैं उनकी सोच को बनाती है। गॉट इट? ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, फीमेल एजुकेशन पे उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, डी पॉइंट, वो ये है कि ये क्यों आए सोशल। अब मिडिल क्लास की मैंने पहले बात छोड़ी थी, हम यहाँ पे बात करेंगे कि सोशल रिफॉर्म्स उसी टाइम पे क्यों आए। क्या क्या, जब भी कोई प्लांट उगता है तो बहुत सारी फेवरेबल चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसे ही नहीं कोई प्लांट उग जाता, बहुत ही पर्टिकुलर आप टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर तो चलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, टेम्परेचर एक ख़ास चाहिए, फिर मॉइस्चर, हवा की नमी, कौन सा सीज़न चल रहा है, ठीक है, फिर सॉइल की क्वालिटी क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तब जाके एक प्लांट उगता है। सेम चीज़ हम यहाँ बात करें कि सोशल रिफॉर्म्स के उगने में, उनके पनपने में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें उस टाइम पे थी, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस थी, ठीक है। तो
हम यहाँ देखते हैं कि उस टाइम पे एक न्यू सोसाइटी तैयार हो रही थी, न्यू सोसाइटी पनप रही थी उस टाइम पे। तो जो न्यू सोसाइटी आती है इसके बारे में थोड़ा समझो। अब when we're talking about new society during British colonial period, what are we talking about? देखो ब्रिटिशर्स क्या लेके आए, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू इकोनॉमी। क्या ये लेके आए? जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, हैंडीक्राफ्ट्स ख़त्म कर दिए, पावरलूम्स ले आए। इन्होंने पूरी इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी जो थी हमारी प्राइमरीली, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब किया। देन दे ब्रॉड चेंजेस इन लीगल सिस्टम्स। पहले क्या होता था, मुगल्स के टाइम पे फरमान निकल रहे हैं, ये लेके आए रूल ऑफ लॉ। ठीक है। फिर सबसे बड़ा जो चेंज था वो था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लॉर्ड मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम आता है इंडिया में, व्हाट डज ही से? ही सेज एन इंडियन शुड बी इंडियन ओनली इन ब्लड एंड कलर एंड ही शुड बी ब्रिटिश इन टेस्ट। क्या मतलब है इसका? कि भाई वो सिर्फ देखने में वो इंडियन होगा, बट ही वुड बी ब्रिटिश इन टेस्ट, एज इन द काइंड ऑफ क्लॉथ्स ही वेयर, द काइंड ऑफ फूड ही ईट्स, द काइंड ऑफ एस्पिरेशंस ही हैज़, मुझे किस तरह का बनना है। ठीक है। तो ये जो ये एजुकेशन सिस्टम था, ये इसने बीज बोया हम इंडियंस के अंदर एक, आज जो हम इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश का जो इतनी इंग्लिश हमारी कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है, उसका बीज बोया था मैकॉले ने विद दिस एजुकेशन सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो यहाँ पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एजुकेशन, ये जो टेस्ट की बात कर रहे हैं और वी वुड बी इंडियन जस्ट इन कलर एंड ब्लड, यहाँ पे ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा कर रहे हैं। व्हेन यू आर मेकिंग समबडी एस्पिरेशनल अबाउट योर रेस, योर फेयर कलर्ड रेस, एंड मेकिंग देम फील inferior about their own color, their own blood, their own pedigree, then you are making it helps in spreading your colonialism. This, you are instilling a colonial mentality कि हम तो लायक ही हैं, वी शुड बी रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स बिकॉज वो ज़्यादा लायक हैं, एंड वी शुड बी रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स क्योंकि वो ज़्यादा लायक हैं और हम खुद अपने आप को रूल नहीं कर सकते। ये मेंटालिटी किसकी थी? ये मेंटालिटी आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, मॉडरेट्स की भी थी। दे नेवर वांटेड स्वराज, दे नेवर वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उनको था कि भाई ब्रिटिशर्स ही रूल करे, बट हमारी बातें भी सुन ले। तो ये इनिशियल, हम जब 1885 से पहले के पढ़ते हैं, वो यही टाइम चल रहा था, ये सोशल रिफॉर्म्स वाला, जहाँ हमारी ये मेंटालिटी थी कि वी शुड बी रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, बट वो हमारी थोड़ी बहुत बात सुनते रहे ताकि हम अपने सोसाइटी में थोड़ी बहुत सोशल रिफॉर्म्स लेके आ सकें। ठीक है। सो ये जो न्यू सोसाइटी पनप रही थी, जब ये न्यू इकोनॉमी आती है, जब रूल ऑफ लॉ आता है, जब एजुकेशन सिस्टम आता है, तब एक मिडिल क्लास इंडिया में उभर के आती है। मिडिल क्लास कौन थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, छोटी मोटी उनके अंडर नौकरी करते हैं, क्योंकि बड़ी नौकरी में, जज की नौकरी के लिए तो हम अलाउड ही नहीं थे, वी वर नॉट क्वालिफाइड। सिविल सर्विसेज की नौकरी के लिए हम अलाउड नहीं थे। तो छोटी मोटी जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो काम करते थे, जो क्लर्क्स थे, उनके लिए ही ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, टू क्रिएट दिस पेडिग्री ऑफ पीपल। तो ये पेडिग्री ऑफ, ये लोग थे जो क्लर्क या छोटे मोटे जो नौकरियां होती थी उस टाइम पे, वो काम करते थे, एंड यही बाद में मिडिल क्लास उभर के आती है, इसी को मिडिल क्लास कहा गया है। ठीक है।
अब ये जो मिडिल क्लास थी, इनकी एस्पिरेशंस रूरल इंडिया से डिफरेंट थी। इनकी सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम रूरल क्लास, रूरल इंडिया। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जैसी ब्रिटिशर, जैसी गोरे की गाड़ी है वैसी गाड़ी मेरे पास भी हो, गोरे के बच्चे जैसे ड्रेसअप होते हैं मेरे बच्चे भी वैसे ड्रेसअप हों। ठीक है, तो एक तो थी वेस्टर्नाइजेशन वाली एस्पिरेशन कि जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो ड्रेसअप होते हैं वो, बट इसके साथ एक वैल्यू उनके पास मॉडर्नाइजेशन वाली भी आई। व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब ये है कि उनके कल्चर में, ब्रिटिशर्स के कल्चर में औरत भी पढ़ी लिखी होती है, विमेन आर एजुकेटेड। ठीक है, विमेन पर्दा सिस्टम में नहीं रहती हैं, नो पर्दा सिस्टम। ठीक है, फिर विमेन जो है, विडोज ऑल्सो गेट रीमैरिड। ठीक है, विमेन पब्लिक प्लेसेस में भी हैं, काम करती हैं इंडिपेंडेंटली। और विमेन के अलावा, ये होगी विमेन वाली बातें, कास्ट सिस्टम इनकी सोसाइटी में है नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें थी, इन्होंने कहा कि यार इन सब, जब आप एक ऐसी सोसाइटी देखते हो, ऐसे लोगों को देखते हो जो बाहर से आए हैं और जहाँ पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पे औरतें पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड हैं, देन यू, जिनको आप अपना एस्पिरेशन मान रहे हो, यू ऑल्सो ट्राई टू इनकलकेट दीज मॉडर्न वैल्यूज इन योर सोसाइटी, कि मुझे भी ऐसा बनना है, मेरी सोसाइटी भी ऐसे बने। ठीक है, आप अपनी सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें इनकलकेट करने की कोशिश करते हो। तो ये जो लीडर्स थे सोशल रिफॉर्म्स के, ये इसी मिडिल क्लास का हिस्सा थे। तो ये जो न्यू सोसाइटी बन के आती है मिडिल क्लास के रूप में, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं कि दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस दैट सोशल रिफॉर्म्स केम अप। ये लोग चाहते थे कि हम जो अच्छी बातें ब्रिटिशर्स की हैं वो हमारी सोसाइटी में भी हो। ठीक है, तो AR देसाई ने यहाँ पे कहा है कि भाई इस न्यू जो सोसाइटी थी, इनकी नीड्स, इनकी एस्पिरेशंस, इनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारा न्यू इंटेलिजेंसिया था, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विद्वान लोग थे हमारी सोसाइटी के, बाहर से पढ़ के आए थे, उन्होंने इस कमी को देखा और फिर उन्होंने ये मूवमेंट्स चलाए। ठीक है, टू रिफॉर्म आर सोशल एंड रिलीजियस स्फीयर्स, कि हम भी उनके जैसी एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकें। बट देवर अगेन, इसको हम मॉडर्नाइजेशन ही बोलेंगे। मैं बार बार ये बात लेके आ रही हूँ कि ये मॉडर्नाइजेशन की बात थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मॉडर्न चीज़ें ही कॉपी करी। जो एक्चुअली सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या है कि आपने रैशनल चीज़ें, आपने लॉजिकल चीज़ें, आपने यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़, आपने ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ कॉपी करी, कीपिंग योर एंशियंट ट्रेडिशंस जो ऑलरेडी रैशनल थे, कीपिंग योर एंशियंट ट्रेडिशंस अलाइव। ठीक है, ये बात हो गई। तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस। एंड इसमें हम एक चीज़ और बोलते हैं कि ये जो, अगेन मैं आपको ये क्लियर कर ही देती हूँ, मॉडर्नाइजेशन की मैंने ऊपर क्या बात करी है, मॉडर्नाइजेशन की हमने ऊपर बात करी है कि मॉडर्न वैल्यूज मैंने किसको कहा था, मॉडर्न वैल्यूज मैंने यहाँ पे, दीज आर द क्लियर थिंग्स। मॉडर्न वैल्यूज की हमने जब बात करी है, वी आर टॉकिंग अबाउट, वेयर इज इट, these three values: universalism, rationalism and humanism. ठीक है, तो
इन इन मॉडर्न वैल्यूज को वो अपनी सोसाइटी में भी इंक्लूड करना चाहते थे। तो जो इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स शुरू किए रिफॉर्मर्स ने, उनमें उन्होंने व्हेन इट केम टू रिफॉर्म ब्रिटिशर्स की मॉडर्न वैल्यूज वो यहाँ पे लेके आना चाह रहे थे, बट दे ऑल्सो मेंटेन्ड देयर एंशियंट हिस्ट्री, जिसपे हमें प्राउड होना चाहिए, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, नॉट ऑन आवर सुपरस्टिशन, नॉट ऑन आवर रिलीजियस डॉगमास, बट ऑन थिंग्स विच वर एक्चुअली मॉडर्न इन आवर एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये आपके फंडे क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, तो इसलिए मैं ये डाउट मॉडर्नाइजेशन वर्सेस वेस्टर्नाइजेशन, जिसका जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है यूट्यूब पे, तो ये डिफरेंस मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स कैसे। अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे जो सवाल आया था उसमें पूछा गया है कि ब्रह्मो समाज टू किसी भी दो मूवमेंट्स के बारे में बताइए, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स देख लेते हैं, जिसमें हम बेसिकली ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज देखेंगे। उनके रिस्पेक्ट में अगर डायरेक्टली किसी ने पूछ लिया, सोशो यूपीएससी ने पूछ लिया, तो वी शुड बी इन जनरल ट्रेड्स के अलावा हम उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी लिख पाए। तो फर्स्ट वी हैव इज ब्रह्मो समाज। सी ब्रह्मो समाज, पहली तो एक चीज है कि 1828 में दिस वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, एंड 1829 में ही सती बैन हो गई थी लीगली। दिस वॉज एक साल में, लुक एट द पावर ऑफ दीज रिफॉर्म्स, एक साल में इन्होंने इतनी पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी प्रथा को बैन करवा दिया था लीगली। ठीक है, अब ये जो थी ऑर्गेनाइजेशन, इसको राजा राम मोहन रॉय लीड कर रहे थे, एंड इनका भी वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनका काम ये था कि हम जो रिलीजन को आउटराइटली हम गलत नहीं बोल रहे हैं। रिलीजन का बहुत, जैसे हम रिलीजन हमने पढ़ा भी है पेपर 1 के, जब हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कि रिलीजन हैज अ वेरी फंक्शनल रोल इन अ सोसाइटी। दे आर अटैकिंग, राजा राम मोहन रॉय वॉज अटैकिंग द एरोनियस रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि जो गलत एरर वाले रिलीजियस बिलीव्स थे, रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स थी, जो आपके रैशनल थिंकिंग, जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के साथ मैच नहीं करती है, और जो आपकी सोशल प्रैक्टिसेस थी रिलीजन से रिलेटेड ये, और जो आपकी सोशल प्रैक्टिसेस थी जो कि गलत थी, जैसे कि सती, ठीक है, जो आपके विडोरी मैरिज, ये सब, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब जब आप रिलीजन को कटघरे में खड़ा करते हो, उससे आप सवाल पूछते हो, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, उसमें अपने डाउट्स क्लियर करते हो, उसके रिलीजियस डॉगमास को, बाइगॉटरी को कंडेम करते हो, ये उन्होंने किया। एंड दैट इज़ वाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की तारीख में वी रीड अबाउट इनकलकेटिंग साइंटिफिक टेम्पर है, हमारे उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि साइंटिफिक टेम्पर, वो साइंटिफिक टेम्पर इन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने थ्रू ब्रह्मो समाज वो इनकलकेट किया, ताकि आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो ना करो। अब इनके मेजर क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वही जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो। कौन कौन से हैं? वन इज योर मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे, मोनोथिज्म को इन्होंने प्रीच किया। फिर आइडोलेट्री के अगेंस्ट थे, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में भी सवाल आया हुआ है बहुत पहले। फिर ह्यूमनिज्म को प्रमोट करते थे, सती, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वो वेहमेंटली अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज, विडो, विमेन एजुकेशन, इन सबको उन्होंने प्रमोट किया। ये सब पॉइंट्स आपके वही वाले आ जाएंगे जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो।
मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया। इनकी इनका एक मेन जो वीकनेस थी वो ये थी, एक मेन लिमिटेशन इनकी ये रही कि देयर इफेक्ट वाज लिमिटेड टू, देयर स्प्रेड, देयर इन्फ्लुएंस वाज लिमिटेड टू बंगाल, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई। अब देखो ये जो पॉइंट है, देयर लिमिटेशन वाज लिमिटेड टू बंगाल, दिस इज अ जनरल स्टडीज काइंड ऑफ लिमिटेशन। आगे हम पढ़ेंगे सोशोलॉजिकल एंगल से भी कि क्या इनकी वीकनेस थी। नेवरदलेस दे हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली हमारी सोसाइटी पे, उस टाइम की सोसाइटी पे इतना प्रोफाउंड इम्पैक्ट, विद इन 1 ईयर सती गेट्स बैंड। ठीक है, ओवरऑल हम लिमिटेशन अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आर्य समाज। ब्रह्मो समाज हमारा हो गया, आर्य समाज हम देखते हैं। वेट, ये फर्स्ट आ गया, सेकेंड, थर्ड, अब आता है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड ऑलमोस्ट 50 years आफ्टर ब्रह्मो समाज। 1875 में दयानंद सरस्वती फाउंडेड दिस। अब इसका जो स्प्रेड था एरिया वाइज, इट वाज वाइडर दैन योर ब्रह्मो समाज। इनके क्या कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, इनके क्या थे। अब देखो वन थिंग जो मैंने यहाँ नहीं मेंशन करी, ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास। उन्होंने वेदास को भी साइंटिफिक टेम्पर के कैटेगरी में रखा कि भाई अगर वेदों में भी कल को हमें कुछ ऐसी चीज पढ़ने को मिल जाती है जो साइंटिफिक टेम्पर को, जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग को, जो हमारी क्यूरियोसिटी को या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को सेटिस्फाई नहीं करती, इसमें भी कोई ऐसी बात लिखी गई है जो हमें नहीं माननी चाहिए, तो वेदों में वो चेंज करो। वेदों को आप पत्थर की लकीर मत मानो कि बस जो लिखा है वो लिखा है, वो हमें क्या, अगर हमें गलत पे, हमारी कॉन्शियंस को गलत भी लग रहा है तब भी हमें मानना पड़ रहा है बिकॉज वो वेदों में लिखा है। नहीं, उन्होंने कहा कि गांधी जी भी लेटर ऑन, जब गांधी जी का रोल आएगा, वो भी यही कहते हैं कि शास्त्र जो होते हैं, जो भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, वो इनफॉलिबल नहीं है। अगर उसमें भी कुछ गलत लिखा है औरत के बारे में, अगर उसमें भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया गया है, तो दैट शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, बट आर्य समाज नो, ये क्या बोलते हैं, ये दे बिलीव इन द, बाद में 50 साल बाद आती है, बट उससे रिग्रेसिव इनकी ये थॉट्स थे। दे बिलीव्ड इन द इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास। इनका दयानंद सरस्वती का तो स्लोगन था बैक टू द वेदास। ठीक है, तो ये वैदिक ग्लोरी इतनी ज़्यादा इनको वैदिक टाइम भा गया कि इन्होंने कहा कि भाई वेदों से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, वेद सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, और पत्थर की लकीर है। ठीक है, थोड़े थोड़े आपको ना इस चीज़ में रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज मिलेंगी। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ आपको ब्रह्मो समाज में देखने मिलेंगे, यहाँ पे आपको उतने प्रोग्रेसिव आइडियाज़ नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, बट स्टिल इट वाज अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इन्होंने भी कंडेम किया कि यूजलेस रिचुअल्स नहीं होने चाहिए, जो कर्म कांडों में लोग फंसे रहते हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है, अंधविश्वास, इन सब चीज़ों को उन्होंने कंडेम किया। रिचुअल्स को भक्ति मूवमेंट ने भी कंडेम किया है, सूफी मूवमेंट्स ने भी कंडेम किया है, क्योंकि रिचुअल्स पे आम लोगों का, गरीब लोगों का बहुत खर्चा होता था। यज्ञ कराना है, दान करना है, फलाना करना है, तो इन चीज़ों से गरीब लोगों को, आम जनता को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जो आलतू फालतू के जो रिचुअल्स हैं, जो डिजेनरेट रिचुअल्स हैं, जो आपने ऐसे ही बना रखे हैं आम जनता को सिर्फ ठगने के लिए, वो ख़त्म करो, उनकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। दे ऑल्सो, देखो इनके थोड़े अब कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स देखो। दे रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, ठीक है, अगेंस्ट थे वो कास्ट सिस्टम के, बट दे बिलीव्ड इन वर्ण सिस्टम। इसमें भी बट एक कावियाट है, वर्ण सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, जो किताबों में लिखा है, जो मनुस्मृति में लिखा है, दैट इज बाय बर्थ। इन्होंने बोला, आर्य समाज ने, कि जो वर्ण सिस्टम होना चाहिए दैट शुड बी बाय मेरिट। बर्थ, बाय बर्थ वाला वर्ण सिस्टम नहीं ये मानते थे, नो, नॉट बाय बर्थ बट बाय मेरिट। इट शुड बी अर्नड, योर वर्ण यू शुड अर्न। अगर आप ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए हो, डज नॉट मीन यू आर ऑटोमेटिकली अ ब्राह्मण, यू हैव टू अर्न इट, ठीक है। फिर जेंडर इक्वालिटी इन्होंने प्रमोट करी, विमेन, ठीक है, विमेन का इन्होंने उद्धार किया। एक चीज़ और थी कि जैसे मैंने शुरू में बोला कि इनका स्प्रेड ब्रह्मो समाज से ज़्यादा था। तो जैसे आपको पता होगा काफियों को कि डीएवीज जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस थे, ये इन्होंने, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, काफ़ी पैन इंडिया नेटवर्क था इनका, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। और गुरुकुल यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी ये लेके आए थे दोबारा से। तो ये सब चीज़ें, इनसे, इनके ऑफिस से इनका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा था, फॉलोअर्स इनके ज़्यादा थे। तो दिस वॉज देयर बिग एडवांटेज, नेटवर्क। इनकी लिमिटेशन देखो, ब्रह्म समाज की क्या लिमिटेशन थी, एक आधी लिमिटेशन थी, बट इनकी काफ़ी थी, एंग्लो आर्य समाज की। दे वर रिवाइवलिस्ट इन कैरेक्टर, ये आप मॉडर्न उसमें भी पढ़ते हो, ये पॉइंट्स मैंने वहीं से लिए हैं। ओवरऑल हम ब्रह्म और आर्य समाज के अभी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, दीज आर टेकन फ्रॉम मॉडर्न इंडिया ओनली, मॉडर्न इंडिया जो आप जीएस में पढ़ते हो। बट अभी इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट्स गिनाऊंगी, ओवरऑल लिमिटेशंस क्या थी, वो दे विल हैव सोशोलॉजिकल एंगल, उसमें आपको सोशोलॉजिकल थिंकर्स आपको बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इट वॉज रिवाइवलिस्ट इन कैरेक्टर, ठीक है। अब ये वेदास को इनफॉलेबल बोल रहे हैं, तो रिवाइवलिस्ट कैरेक्टर तो है कि पुरानी प्रथाओं को ये वापस लेके आना चाह रहे हैं। वेदों में अगर कुछ गलत भी लिखा है तो वो सही है। इन्होंने को एजुकेशन को अपोज किया, ठीक है, लड़का लड़की इकट्ठे नहीं पढ़ना चाहिए। इन्होंने, रिवाइवलिस्ट का सबसे बड़ा जो इनका एग्जाम्पल था, इन्होंने शुद्धि कैंपेन शुरू की थी। शुद्धि कैंपेन क्या थी कि जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, उनको हम वापस से उनकी शुद्धि करेंगे। जैसे आजकल वो चलता है घर वापसी, वो चीज़, कि उनको, उनका हम एक रिचुअल सेरेमनी रखेंगे जिससे कि वो शुद्ध हो जाएंगे, जो पल्यूट हो गए, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो वापस फिर हम उनको हिंदू फोल्ड में ले आएंगे शुद्ध करके। तो ये इनका थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर, ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर देखने को मिलता है। एंड जब यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है ना, हिंदू हैं फिर मुस्लिम में वो जाके इम्प्योर हो गए, फिर उनको वापस हम शुद्धि करके, यहाँ पे इनका कम्युनल एंगल आ जाता है। दिस इज वेयर थिंग्स गेट कम्युनल, ठीक है। तो फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। अब जब ये शुद्धि करने लग गए, इसके रिस्पॉन्स में मुस्लिम्स ने शुरू कर दिया तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट्स, कि भाई आप शुद्धि कर रहे हो, हम भी शुद्धि करेंगे। वो कहते कि जो हमारे मुस्लिम्स को आप हिंदू में कन्वर्ट कर रहे हो, हम उनको वापस शुद्ध करके मुस्लिम में लेके आएंगे। तो फिर चीज़ें कम्युनल होनी शुरू हो गई। तो आगे हम जब सोशोलॉजिकल एनालिसिस देखेंगे ना, तो बहुत सारे थिंकर्स यही बोलते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम पे, स्पेशली आर्य समाज, ठीक है, ये इन्होंने इंडिया में कम्युनलिज्म का बीज बोया। ये जो शुरू हो गया, इसके रिस्पॉन्स में ये शुरू हो गया, उसके रिस्पॉन्स में वो शुरू हो गया, ठीक है, कन्वर्जन स्टार्ट हो गई, जो आज की तारीख में भी आप घर वापसी के रूप में देखने को मिलती है, दोनों साइड, मुस्लिम्स में भी हिंदूज में भी। तो ये जो कम्युनल कैरेक्टर आज की तारीख में हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी का, उसकी रूट्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शनरी रोल। अब देखो, दो हमने ये कर लिए डिटेल में, अब ओवरऑल पॉइंट्स आ जाएंगे कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे कॉलोनियल टाइम के, उनका रिएक्शनरी रोल क्या था। रिएक्शनरी रोल मतलब नेगेटिव रोल। अब देखो, कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स ऐसे थे जो एंटी नेशनल थे, डिसरप्टिव थे, ठीक है। इन्होंने इंडिया की जो यूनिटी थी, जो हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल में हम सबको इकट्ठे लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उसमें ये इन्होंने बाधा डाली। दे रिटार्डेड दिस प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि यही शुद्धि वाला प्रोसेस जो था, जब चीज़ें कम्युनल हो गई तो आपकी यूनिटी ख़त्म हो गई, जिसका फिर बाद में ब्रिटिशर्स फ़ायदा उठाते थे। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कि सम बिकेम कैमोफ्लाज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेक्शनल वेस्टेड इंटरेस्ट। वही कि अब जब ये चीज़ शुरू हो गई ना, तो इसमें जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आज की तारीख में भी जो होता है कि इस कम्युनलिज्म का फ़ायदा उठा के ये शुद्धि, तबलीग, तस्लीम, फिर जो ऑर्थोडॉक्स जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इस कम्युनल चीज़ का फ़ायदा उठा के, ऑर्थोडॉक्स बोथ मुस्लिम एंड हिंदू फोल्ड में, उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया एंड दे प्रोमोटेड देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट्स। उन्होंने अपने फ़ायदे निकाले इन सब चीज़ों में। ऐसा ही होता है, आम जनता पिसती है और कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के लोगों को भड़का के रखते हैं। फिर और ये कम्युनल, इसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट किसके साथ हुए? ब्रिटिशर्स के। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो, इनमें तो कोई यूनिटी ही नहीं है, इनको तो डिवाइड एंड रूल करना बड़ा ईजी है, तो फिर दे ऑल्सो टुक एडवांटेज ऑफ दिस। जो पार्टीशन हुई है हमारी, वो इसी का ही नतीजा था। अब इसमें पॉल ब्रास कहते हैं, जो मैंने बात पहले यही बोली है, इसमें पॉल ब्रास ने ही ये बात बोली कि ये जो कंपेटिटिव रिवाइवलिज्म चल गया कि भाई शुद्धि करनी है, फिर वो वापस तबलीग तस्लीम कर रहे हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चला, कॉम्पिटिटिव रिवाइवलिज्म चला, इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों साइड की उन्होंने फ़ायदा उठाया। और ये जो फ़ायदा उठाया, ये आज भी इंडिया के सेक्युलरिज्म, नाउ दिस इज़ अ सोशोलॉजिकल पॉइंट, कि आज भी इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का जो सेक्युलर नेशनलिज्म है, मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन बिफोर आई एम अ हिंदू और अ सिख और अ मुस्लिम, इसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, इसको बहुत बड़ा खतरा हो गया। जो कंपेटिटिव रिवाइवलिज्म शुरू हुआ दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट बिकेम अ हिंड्रेंस टू द ग्रोथ ऑफ सेक्युलर नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। फिर टी.एन. मदन बोलेंगे अपनी किताब में मॉडर्न मिथ्स लॉक्ड माइंड्स में कि भाई जो आर्य समाज ने जो शुरू किया, टी.एन. मदन बोलते हैं कि आर्य समाज ने जो ये शुरू किया शुद्धि मूवमेंट, ये आज की जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरएसएस, ठीक है, इनके ग्रोथ में इसका मेन रोल था, इन मूवमेंट्स का मेन रोल था। फिर केनेथ जोन्स आएंगे, केनेथ जोन्स भी यही बोलेंगे कि जो आज का फंडामेंटलिज्म हमें दिखता है, आज का जो हिंदू कट्टरवाद हमें दिखता है, उसकी रूट्स हमें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो रिवाइवलिस्ट कैरेक्टर शुरू हुआ था, जो रिफॉर्म के साथ साथ जो उनका रिवाइवलिस्ट चीज़ें उन्होंने शुरू करी थी हिंदू मूवमेंट्स में, इसकी रूट्स हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। रिवाइवलिज्म ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। रिवाइवलिज्म इन्होंने तो शुरू किया था कि हमें अपनी आइडेंटिटी, हमारा प्राइड, हमारी ग्लोरियस पास्ट,
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें अपना प्राइड मेंटेन करना है, बट रिवाइवल में ये रिफॉर्म तो किया, बट व्हेन यू टॉक अबाउट रेवलिज्म दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले आए। रिफॉर्म में आपने नेगेटिव चीज़ें हटाई और पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेके आए, बट रिवाइवलिस्ट में आपने अपने पास्ट को, अपने वेदास को, अपनी ग्लोरी, पास्ट ग्लोरी को इतना ही प्रमोट किया कि आपने उसकी नेगेटिव कैरेक्टर्स भी आगे ले आए। तो ये दिस वॉज द रूट, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी हिंदू फंडामेंटलिज्म इन आवर सोसाइटी। या अब हम लास्ट हमारा आता है, इसके बाद वील कॉन्क्लूड कि इन चीज़ों का, इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का नेशनल कॉन्शियसनेस, छोटा सा ही पॉइंट है, नेशनल कॉन्शियसनेस में, ठीक है, मेरे भारतीय होने में, मेरे भारतीय होने की जो फीलिंग है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। तो देखो जितने भी ये रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, इन्होंने हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ाई, ठीक है, इंक्रीज करी, एंड इन्होंने लिबरल आइडियाज़, जो वेस्ट के जो अच्छे आइडियाज़ थे, लिबरल आइडियाज़ थे, वो इंडिया में स्प्रेड, इंडियंस में स्प्रेड होने में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छी बात करी, ठीक है। ये मूवमेंट, अब AR देसाई और MSA राव ये भी कहते हैं कि ये जो मूवमेंट थे, इन्होंने नेशनलिज्म का बीज बोया। India was there was no concept of nationalism before the colonial rule. तो ये जो movements थे, they had the scope of bringing up nationalism and the program of reconstruction, that is reformism. दोनों चीज़ों को ये सामने लेके आए। तो ये इनकी बहुत ही पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, बोथ रिफॉर्मिज्म, बोथ इन सोशल as well as religious spheres. ये आप जब when you conclude any answer, जब आपने जो शुरू में हमने क्वेश्चंस देखे थे कि सोशल रिफॉर्म्स की कंट्रीब्यूशन बताओ, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ना सिर्फ इन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जो उस टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, इन्होंने इंडियन सोसाइटी को भी रिफॉर्म किया, नॉट जस्ट सोशली बट रिलीजियसली ऑल्सो। या फिर हम इसको लास्ट एक और पॉइंट हमारा आता है कि कंट्रीब्यूशन में ही कि इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक वैल्यूज़? कोर मेरे को बिल्कुल बेसिक सा बताओ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होता है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया तो पहले क्या हम डेमोक्रेटिक नहीं थे? देखो AR देसाई की जो हम किताब है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसमें ये बोलते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे या जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी, उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया। व्हाट डज दैट मीन? डेमोक्रेसी का ऑपोजिट होता है राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि राजा इज सब्जेक्ट, जो प्रजा है, प्रजा जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट समझते हो ना, कि इनके कोई राइट्स नहीं है, ये बस राजा के अंडर है, दीज आर द सब्जेक्ट्स एंड राजा इज सुप्रीम, ठीक है। डेमोक्रेटिक वैल्यू का मतलब होता है कि इंडिविजुअल राइट्स, इसके जो अब तक सब्जेक्ट्स थे, जो पैसिव इंडिविजुअल्स थे इन अ पॉलिटी, इन अ सोसाइटी, वो अब एक्टिव सिटीजन्स बनते हैं, they become active citizens. How they they are participating in social reform movements, ठीक है, वो अपने ही रिलीजन में रिफॉर्म्स करने के लिए लीगल लेवल तक चले गए, लॉज तक इंट्रोड्यूस किए इन्होंने। इन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने प्रिविलेज, डेमोक्रेसी का ऑपोजिट होता है प्रिविलेज, प्रिविलेज के अगेंस्ट काम किया। प्रिविलेज कैन बी क्लास वाइज, क्लास के प्रिविलेज है, अमीर गरीब, कास्ट वाइज, कास्ट की जो प्रिविलेज थी उसके अगेंस्ट काम किया, एजुकेशन की जो प्रिविलेज थी उसके अगेंस्ट काम किया, ठीक है। व्हेन यू आर प्रमोटिंग विमेन एजुकेशन, यू आर वर्किंग अगेंस्ट प्रिविलेज ऑफ मेल टू हैव एक्सेस टू एजुकेशन। व्हेन यू आर when you are talking about
when you're fighting against caste discrimination, you are fighting against the privilege of upper caste to discriminate against lower caste. ठीक है, ऐसे ही क्लास का, कि जब आप क्लास की इक्वालिटी की बात करते हो तब आप अपर क्लास जो है, अमीर लोग हैं, उनकी जो प्रिविलेज है टू ट्रीट द लोअर क्लास इन अ डिह्यूमनाइजिंग मैनर, उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो. तो प्रिविलेज के अगेंस्ट इन्होंने काम करना शुरू किया. तो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इसी की बात AR देसाई कर रहे हैं कि दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक यर्निंग्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एक नेशनल यूनिटी को लेके आने में. हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा प्रिविलेज थी, इतने लेवल पे प्रिविलेज थी कि अगर किसी दुश्मन को लड़ना है, किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ना है, तो राजा प्रजा के साथ या अमीर गरीब के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहता. ठीक है, तो जब आपने अमीर गरीब के साथ खड़ा है अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, ठीक है, तब जाके आपकी संख्या बढ़ेगी, तब जाके नेशनल यूनिटी बनेगी, एंड तब एक कॉमन फोर्स खड़ी होती है अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी. दिस वॉज व्हाट सोशल रिफॉर्म्स डिड, politically, socially, economically, pardon my writing, जब politically, socially, economically and culturally आप इकट्ठे खड़े हो विदाउट एनी inferiority और superiority complex of privilege, तब जाके आप एक कॉमन एनिमी को अपनी धरती से भगा पाओगे. गॉट इट. फिर नेक्स्ट, जब अब हम कंक्लूड करते हैं कि आज के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से क्या लिंकेज है. देखो यार, जो कुछ भी हमने अभी तक इस सेशन में पढ़ा, डू यू थिंक आज की जो हम न्यूज़ देखते हैं, आज की हम सोसाइटी में वॉट एवर यू ऑब्जर्व एज एन अवेयर सिटीजन, मोर और लेस वही इश्यूज आजकल भी चल रहे हैं. ठीक है, हिंदू फंडामेंटलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्ट के इश्यूज, विमेन एजुकेशन के इश्यूज, वो सब अभी भी चल ही रहे हैं. ठीक है, बट ये है कि इसकी, क्योंकि ये रिफॉर्म्स हमारे तब इतनी पीछे से शुरू हुए हैं, 19th सेंचुरी से शुरू हो चुके हैं, तो आजकल की तारीख में अगर कोई हम ये रिफॉर्म्स चाह रहे हैं तो दिस इज नॉट अ रेडिकल व्यू. ये कोई ऐसा नहीं कि भाई कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बात की है. अगर किसी ने विमेन एजुकेशन के राइट्स की बात करी है, दिस हैज बिकम अ नॉर्म कि अगर कोई विमेन एजुकेशन के फेवर में बात नहीं कर रहे तो वो उसको हम एज एन अनएजुकेटेड, अनसिविक पर्सन देखते हैं. ठीक है, तो द रिफॉर्म्स जो 19th सेंचुरी में शुरू हुए, उसने एक रेडिकल जो व्यू था उस टाइम का, उसको आज की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में एक नॉर्म बनाने में मदद करी. ठीक है, ये हो गया आपका. तो आज की तारीख में कितने सारे यू सी सो मैनी एडवोकेसी ग्रुप, सो मैनी NGO, सो मैनी पॉलिटिकल पार्टी, सो मैनी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, वर्किंग फॉर वुमेन्स एजुकेशन, वर्किंग अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो ये इतनी लेवल पे स्प्रेड तभी हुआ जब 19th सेंचुरी में किसी पढ़े लिखे इंसान ने सबसे पहले आवाज़ उठाई. गॉट इट. So this is where we conclude very interesting topic, social reforms during colonial period. इसका हमने सोशोलॉजिकल एनालिसिस किया. यहाँ पे आपका ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है. नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टडी रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, और इसमें हम इंडियन विलेज का आइडिया और विलेज स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे. एंड एक और बात, यही फॉर्मेट रहेगा. आई प्रेफर कि मैं अपना फेस यहाँ पे ना दिखाऊं, सो दैट योर होल फोकस इज ऑन द स्क्रीन, एंड लिख के पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा. सो दिस इज़ द फॉर्मेट वी गोना फॉलो
फॉर द अपकमिंग सेशंस. ठीक है, so that is it for today.